अब नजर डालते हैं दंगल के सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या प्रधानमंत्री मोदी का आजादी वाला दांव बंगाल में चुनावी गेम बदल देगा? सवाल नंबर 2, क्या ममता बाहरी बनाम बंगाल की लड़ाई बनाकर बाजी जीत जाएंगी? और सवाल नंबर 3, क्या मतवा समुदाय के समीकरण से बीजेपी को दूसरे फेज में फायदा होगा? बीजेपी पहले फेज में दावा कर रही है कि हमने बढ़त बना दी, टीएमसी भी दावा कर रही है, लेकिन सेकंड फेज चुनौती से कम नहीं है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। खास मेहमानों का भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रोहन गुप्ता जुड़े हैं, हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता डॉक्टर शांतनु सेन है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिरी जी भी हैं। आज रोहन, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि हर बार पश्चिम बंगाल के लिए आपने बड़े बड़े वादे किए, बार बार वादे किए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने कभी आपको चुना नहीं। तो क्या आपका इस बार का ये आजादी वाला दांव क्या चलेगा? देखिए, ये दाव की बात नहीं, ये जमीनी हकीकत है। जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बंगाल की मां माटी और मानुष को हम घुसपैठियों से आजादी दिलाएंगे, डर से आजादी दिलाएंगे, कटमनी से आजादी दिलाएंगे, महिला अत्याचार से आजादी देंगे, भ्रष्टाचार से आजादी दिलाएंगे, ये जमीनी हकीकत है। क्योंकि राजीव जी, लोगों में जो डर का माहौल टीएमसी ने बना रखा है, आज जो फेज 1 का वोटिंग हुआ है, वो इसी बात का सबूत है कि लोग ये डर से अब थक चुके हैं। और इसीलिए इस बार उनको कॉन्फिडेंस आया। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो व्यवस्थाएं की, जिस प्रकार से एक भयमुक्त चुनाव का वादा किया था, वो करके दिया, वही आपको वोटिंग परसेंटेज में दिख रहा है। क्योंकि हर बार डर से आप जीत नहीं सकते राजीव जी, एक चीज की मर्यादा होती है। और मैं विपक्ष से भी कहना चाहूंगा कि आप क्या चुनाव आयोग का अभी जो आप ज्ञानेश कुमार जी को हटाने की बात करें, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए हटाने की बात करें? क्या प्रीपोल कोई भी हिंसा नहीं हुई इसलिए हटाने की बात करें? क्या अभी तक आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ इसके लिए हटाने की बात करें? क्या एक भी बूथ पे आज तक रीपोलिंग की एप्लीकेशन नहीं आई उसके लिए हटाने की बात कर रहे हैं? क्या चुनाव आयोग में कोई हत्या नहीं हुई इसके लिए हटाने की बात कर रहे हैं? तो आपको शर्म आनी चाहिए कि हर बार आप अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं पे ऊपर आक्षेप करके अपनी राजनीतिक रोटियां कब तक सेकेंगे? पश्चिम बंगाल की जनता जान चुकी है कि उनकी बेहतरी क्या है। मैं ये दूसरे मेहमानों से भी सवाल लूंगा, मैं आपसे भी, आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन इस बीच में एक तस्वीर दिखा देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक तस्वीर शेयर की है, जारी की है। ये नदिया की तस्वीर है। नदिया में बीजेपी की रैली थी और पंडाल आप देखेंगे, पंडाल के इर्द गिर्द, पंडाल के भीतर तो लोग हैं ही, लेकिन पूरा का पूरा ये मैदान, उस मैदान में पैर रखने की जगह नहीं दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। चुनावों में भीड़, अब इतनी बड़ी भीड़ है। बीजेपी दावा कर रही है और कि ये जो भीड़ है ये पूरा टीम जो है बीजेपी को समर्थन करने वाली है, बीजेपी जीतने वाली है। तो तमाम दावे जो है किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है। तो ये तस्वीरें तो खैर चुनावों के बीच में लगातार जारी की जाती हैं, लेकिन रोहन, एक बड़ा सवाल ये है कि चलो जहां जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर बड़े बड़े वादे ठीक है किए जाते हैं, लेकिन ये बताइए ना, क्या बीजेपी शासित राज्यों में आपने, क्या वहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या वहां पर लोगों को रोजगार मिल गया? क्या वहां पर सारी समस्याएं खत्म हो गई जो टीएमसी, जो आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में कर देंगे आप? देखिए राजीव जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज जो टीएमसी जो नैरेटिव को आगे लेके चल रही है, बाहरी वाली जो बात करें, पश्चिम बंगाल को पूरे देश के विकास की जो धरोहर उससे अलग था ना, किसने किया? टीएमसी ने किया, कांग्रेस ने किया, लेफ्ट पार्टी ने किया। ये वही पश्चिम बंगाल था कि जब आजादी का 1960 का समय था तो देश के जीडीपी में 10% इनका हिस्सा होता था। ये वही पश्चिम बंगाल है कि जहां पे देश को लीडरशिप की बात आती थी वो हमेशा पश्चिम बंगाल ने दी थी। ये वही पश्चिम बंगाल था कि पूरे विदेश में उनका जो योगदान है जाना जाता था। अलग थलग किसने किया? और पूरा देश देख रहा है। अभी तो एग्जांपल, अभी जो ठीक है। नैरेटिव जो कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने ईरान वॉर के समय पे किया, पूरे देश ने देखा। अरे देखिए, ये हो जाएगा, गैस नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। एकमात्र भारत ऐसा देश है, इतने दिन के बाद भी 1 रुपए की भी वृद्धि पेट्रोल या डीजल के दामों में नहीं हुई है। यही चीज तो नेतृत्व दिखा अब था। चुनावों के बाद भी नहीं होगी? जनता ये चीज समझती है राजीव जी। चुनावों के बाद भी वृद्धि नहीं होगी रोहन? जी, चुनावों के बाद भी वृद्धि नहीं होगी? बिल्कुल 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 नहीं होगी, 100% नहीं होगी। ठीक है। और आपको राजीव जी और एक चीज मैं कहूंगा, हाँ। जनता समझती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई परफेक्ट होता है। हाँ। हर पार्टी जो है अपनी बातें करती है, पर कितनी डिलीवरी कौन कर सकता है जनता देख रहे हैं। और ठीक है, ठीक टीएमसी है। का एक्सपोज तो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया राजीव जी। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने यह कहा कि टीएमसी जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो अब तो बचा क्या? एक्सपोज तो उन्होंने ही कर दिया। तो ठीक है, कुछ मैं बोलने की डॉक्टर जरूरत ही नहीं शांतनु है। से इस पर जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर शांतनु, बीजेपी कह रहे हैं कि हमने डिलीवर्ड किया है और अब पश्चिम बंगाल में भी करेंगे, लेकिन वो ये भी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने तो मां को रुलाया है, मानुष को आपने मजबूर कर दिया पलायन कर ले, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनके लिए नौकरी नहीं बची और मानुष बाहर जा रहे हैं नौकरी के लिए। देखिए, हमने सबसे पहले एक विनती करेंगे आपको
कि 4 मई को इसी तरह एक शो कीजिएगा इसी टाइम में, और हम रिक्वेस्ट करेंगे गुप्ता जी को कि आप उसमें रहे, और हम भी अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस शो में हमको भी अपना पार्टी से भेजा जाए। तब देखेंगे वो क्या कहते हैं। अपने आप मिस्टर गुप्ता जिस तरीके से कहा है कि फ्री एंड फेयर पोल हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, गणेश कुमार बहुत अच्छा काम किया है, इसका मतलब इन्होंने मान लिया कि बीजेपी अपॉइंटेड गणेश कुमार, जो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली अनलॉफुली 91 लाख वोटर का नाम डिलीट करके बीजेपी को तुष्टीकरण, बीजेपी को खुश करने के लिए बीजेपी की डायरेक्शन में काम करते हुए चुनाव को डायरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब नाउ दे आर हैप्पी विद दिस इलेक्शन। तो हमको ये देखना है 4 मई उनको वो ये मान रहा है कि नहीं मान रहा है कि चुनाव तो बहुत अच्छा हुआ है, इसके बावजूद भी हम लोग 50 नहीं क्रॉस कर पाया, तो हम लोग ये जनता का राय समझ के मान ले रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी एक फोटो आप लोग दिखा रहे थे, शायद अमित शाह जी का रैली का और किसी का होगा। सबसे पहले तो मेरा कहना है कि ये देखना है रैली में जो जो आया है, जिस जिस गाड़ी में आया है उस गाड़ी का नंबर प्लेट, क्योंकि रिकॉर्ड कहता है बंगाल में जब भी बीजेपी का कोई रैली होता है, उस रैली में 80% 70% लोग जहां से आता है वो बाहर का आदमी होता है, बंगाल का नहीं होता है। और तीसरी बात, हमको लग रहा है जो जितना भी आदमी आपने दिखाया, वो लोग ये देखने हैं कि इतनी बड़ी झूठ बोलने वाला आदमी कौन है, इतनी बड़ी डराने वाला आदमी कौन है जो बोलता है कि उल्टा लटका के मरूंगा, इतने बड़ी सपना देखने वाला आदमी कौन है जो 2021 में बोला था कि 200 क्रॉस कर जाएंगे, 77 में लटर गया, वो गिरते हुए 60 में गिर गया। इतने बड़े डेढ़ बीमार कौन है जो 2024 में बोला था हम लोग 32 सीट में जीत जाएंगे, वो गिर के 12 में आ गया। इतने बड़ा गद्दार वफादार कौन है, गद्दार कौन है जो बंगाल का 2 लाख करोड़ रुपया पैसा रोक के रखा है। इतने बड़ा झूठ बोलने वाला कौन है जो बोल रहा है कि जिसका नाम बंगाल में वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा उसको हम निकाल के बांग्लादेश भेज देंगे। और इतने बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी कौन है जो इतना घुसपैठिया बोल रहा है, लेकिन उसके इलेक्शन कमीशन इस 91 लाख में कितना घुसपैठिया है, एक भी अभी व्हाइट पेपर नहीं निकल पाया, एक का भी नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाया। ठीक है, मैं रोहन इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन सुरेंद्र जी आपके पास आते हुए कि कांग्रेस पार्टी गेस्ट अपीयरेंस वाली एक तरीके से पार्टी बन गई, मतलब आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी, और आपकी चर्चा भी बहुत कम, ये ना के बराबर ही पश्चिम बंगाल में हो रही है। टीएमसी और बीजेपी को ही फाइट में क्यों देखा जा रहा है, आप कहां हैं? शुक्रिया राजीव, हम लोग जनता के बीच में हैं और चुनना न चुनना तो जनता का काम है, और हम अपनी पूरी तैयारी से हैं, अपनी पूरी ताकत से हैं। हम लोग दोनों पार्टियों के ही मिसरूल के खिलाफ लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता, झूल छल कपट प्रपंच और जो वादा खिलाफी की राजनीति है उसके खिलाफ हम ज्यादा लड़ रहे हैं। और ममता जी ने जिस तरीके से यहां पर बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न किया, बंगाल का मिसरूल है 15 साल का, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आपके सामने हम तो 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग कहते हैं राजीव आपके सामने। बड़ी मजेदार बात आज प्रधानमंत्री जी ने की। आज प्रधानमंत्री जी आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी टुकड़े टुकड़े गैंग में तथाकथित शामिल हो गए। टुकड़े टुकड़े गैंग, याद रखिएगा, और ये मेरा नारा नहीं है, ये मेरा दिया नहीं है, जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। किससे संघवाद से आजादी, लेके रहेंगे आजादी, उस नारे की नकल करते करते प्रधानमंत्री आज जो बंगाल में खुद टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो गए हैं, आज प्रधानमंत्री ने वो नारे लगाए हैं। जो नारे, जिन नारों के ऊपर आरोप लगता था कि टुकड़े टुकड़े गैंग के, तो आज नरेंद्र मोदी जी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो गए हैं। उस टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य होने के लिए नरेंद्र मोदी जी को बधाई। अब नरेंद्र मोदी जी को यह बताना पड़ेगा ये उनका टुकड़े टुकड़े गैंग बांग्लादेश का समर्थन करेगा या उनका टुकड़े टुकड़े गैंग पाकिस्तान का समर्थन करेगा, कहां का वो वीजा लेंगे, कहां की वो नागरिकता लेंगे, कहां का क्या लेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों से पूछा करते थे कि राहुल गांधी जेएनयू गए थे कन्हैया के पक्ष में टुकड़े टुकड़े गैंग के, तो आज ये जो नारे इन लोगों ने लगाए हैं, उन नारों को लेकर के आपको ये सवाल रोहन गुप्ता जी से, अच्छे प्रवक्ता हैं, हम लोगों के भाई हैं, इनसे जरूर पूछना चाहिए। और उन टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के लिए इनको सफाई जरूर देनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान के वो हैं, ध्वजवाहक हैं या बांग्लादेश के। वैसे तो कंप्रोमाइज नहीं है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी तो कहीं ना कहीं यूएस ट्रेड डील करके भारत के किसानों से गद्दारी करते हैं।
भारत के नौजवानों से, भारत के व्यवसायियों से गद्दारी करते हैं, क्योंकि यूएस ट्रेड डील तो जो है सीधी सीधी गद्दारी से भरी ट्रेड डील है। आपके सामने है कि वो लोग कोई प्रोडक्ट देंगे तो हम 0% टैरिफ लेंगे, और हम लोग कोई उनको प्रोडक्ट देंगे तो 18% टैरिफ देंगे हम लोग। तीसरी बात जो आवश्यक अभी कही कि साहब गैस की कोई कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है तो 45 दिन गांव में और 35 दिन शहर में बुकिंग का है क्यों? लंबी लंबी किलोमीटरों लंबी लाइन लग क्यों रही है? लोग गैस के लिए तरस रहे हैं, महंगाई बढ़ाई है इन लोगों ने। और तीसरी बात जो अंतिम बात मैं आपसे कह रहा हूं राजीव भाई, बड़ी मजेदार चीज है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि बंगाल में हम 3000 रुपए देंगे, फलाने हम कहना आलू के किसानों को हम ये देंगे। भाई इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में वादा किया था फ्री गैस सिलेंडर का, मिला क्या? इन्होंने छत्तीसगढ़ में वादा किया था 3200 रुपए क्विंटल धान लेंगे, दिए क्या? 2200 रुपए और 2000 क्या नाम धान नहीं बिक रहा है। हरियाणा में इन्होंने वादा किया था 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे, खरीदे क्या? हर जगह पे लोग झूठ छल कपट प्रपंच से सरकार बना लेते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। गौतम जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन रोहन आपसे, क्योंकि सवाल आपसे पूछे गए हैं भाई, टुकड़े टुकड़े गैंग, छल कपट प्रपंच, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं, एक एक करके जवाब दें। देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी हमारे साथी कांग्रेस प्रवक्ता की आप प्रॉब्लम देखिए, राहुल गांधी जी ने चालू इलेक्शन में उनका सिलेबस बदल दिया। आज वो बेचारे टीएमसी के लिए एक शब्द बोल नहीं पाते हैं, और राहुल गांधी जी ने स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करके कहा कि जो टीएमसी है जो है तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, उसका तो जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी का वीडियो तो हमारे हैंडल पे चल रहा है। उन्होंने ममता बनर्जी को घेरा है। ना बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, इनका तो सिलेबस ही चेंज हो गया। सुरेंद्र जी बेचारे टीएमसी के खिलाफ बोल नहीं पा रहे। उन्होंने क्लियर कट कहा कि जो है अगर टीएमसी ने ये राजनीति नहीं की होती तो बीजेपी को मौका नहीं मिलता। तो पहले बेचारे सुरेंद्र भाई के लिए मेरी दिल से वो है कि बेचारे की जो हालत हो गई है। दूसरी बात उन्होंने कहा, अरे भैया कभी अपनी ओर झांक के तो देखिए। आज हिमाचल छोटा सा राज्य है, वहां पे इमोशनल टैक्स लगा दिया आपने, ये आपका हाल है। कर्नाटक में आप टैक्स बढ़ा रहे हो, अरे आप कर क्या रहे हो भैया? ना 3 में ना 13 में बंगाल में आप बात कर रहे हो, वही बड़ी चीज है। पहले कुछ करके तो दिखाइए। आप एक राष्ट्रीय पार्टी है, कम से कम उसका तो जो ओहदा है उसको आप रिस्पेक्ट करिए। आप अपने ट्रांसलेटर को नहीं संभाल सकते। क्या सुरेंद्र जी ऐसा है, मजबूरी है क्या, नहीं बोल पा रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ? जो 2 राज्य है उसकी माली हालत देखिए आप, हिमाचल में, कर्नाटक में देखिए, बड़े बड़े वादा पूरा नहीं कर पा रहे और यहाँ पे आके भाषणबाजी कर रहे हैं। कम से कम आप कहीं दिखाइए तो सही जनता को कि आप राष्ट्रीय पार्टी है। आप तो हाशिए में चले गए, पहले उस हाशिए में से बाहर आइए, फिर बड़ी बड़ी बातें करिए। अब देखिए, अब आपके सामने स्थापित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य जो है वही ये आजादी आजादी, ये भाजपा वाले कहते थे, मैं नहीं कहता। भैया आजादी किसी का लाइसेंस नहीं है। जेएनयू के जो भाजपा, जेएनयू की जिस तरह, अरे बीच में मत बोलो यार रोहन, काहे हम भी बोले ना, पुराने साथियों कम से कम उसका तो ध्यान बोलिए। कुछ नहीं कहना चाहते आप। तो अब भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य हो गई। अब भाजपा को यह बताना होगा कि वो पाकिस्तान की समर्थक है या बांग्लादेश की समर्थक है, और देश के कितने टुकड़े करना चाहती है, कितने टुकड़े हिंदू और मुसलमान के नाम पर, देश से आजादी थोड़ी मांग रहे हैं, टुकड़े करप्शन, माफिया, दंगाई, घुसपैठ, इन सब से आजादी की बात कर रहे हैं। बताना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि आज की डेट में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य नरेंद्र मोदी जी को किसने सदस्यता दिलाई। अब भारतीय जनता पार्टी हमसे सवाल पूछती है, हम तो भाई जवाब दे रहे हैं, हम तो हिमाचल में महिलाओं को दे रहे हैं, हम तो गैस से, हमने जितने वादे हिमाचल में किए थे पूरे किए, कर्नाटक में किए थे पूरे किए, तेलंगाना में किए थे पूरे किए, आपने राजस्थान में नहीं पूरे किए। आपने राजस्थान में कहा था 500 रुपया सिलेंडर देंगे, दिया हो तो आप बता दीजिए मुझे। आपने कहा था इतने 1000 नौकरियां देंगे राजस्थान में, दी हो तो बता दीजिए। आपने मध्य प्रदेश में कहा था लाडली बहनों को आप पैसा देंगे, उनके पैसे काट लिए। आपने कहा था किसानों को हम 3200 रुपया धान में हम देंगे छत्तीसगढ़ में और 3100 रुपया देंगे हरियाणा में, दिया हो तो आप हमें बता दीजिए। सच बात यह है कि जो आपने वादे और जगह किए, आपने वो किए, पूरे किए। आपने कहा था बिहार की महिलाओं को कहा था कि 2-2 लाख रुपया उन 10,000 1.5 करोड़ जीविका दीदियों को देंगे, एक को भी दिया हो तो बता दीजिए। 59 लाख लोगों के आपने खाते खत्म कर दिए हैं। सच बात यह है कि जहां चुनाव होता है वहां झूठ बोलते हो। मैं रोहन आपको, ठीक है सुरेंद्र जी आपकी बात आ गई, मैं रोहन आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच में गौतम जी को भी चर्चा का हिस्सा बनाते हुए वरिष्ठ पत्रकार गौतम जी आपसे समझना चाहूंगा कि आप पश्चिम बंगाल, मतलब वहां का वोटर बड़ा जागरूक माना जाता है, हमने वोटिंग परसेंटेज में भी देखा कि भाई बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं वोट डालने के लिए,
क्या ये जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बड़े बड़े वादे क्या पश्चिम बंगाल की मतलब जनता को पसंद आते हैं? ये धन्यवाद। सबसे पहले बात तो ये है कि देखिए, जब वादा जो किया जाता है, अभी तृणमूल कांग्रेस ने जो वादा किया था उसमें किसी लोगों के पास जो कार्यक्रम देके वादा किया था वो कार्यक्रम तो निभा रहा है, तो कर रहा है। लेकिन बाकी जो बात है कि बाकी सबसे बड़ी बात जो है, ये जो चुनाव हो रहा है 142, ये तृणमूल का गढ़ माना जाता है। हाँ। यहाँ पे भाजपा को पिछले चुनाव में 18 सीट ही सिर्फ मिला था। तो भाजपा को इसमें अगर तृणमूल का गढ़ पे सेंध नहीं लगा पाए तो सत्ता का पास जाने के लिए मुश्किल है। ये जगह पे हर चीज आपने शुरू में दिखाया, जो मथुआ एरिया, इस बार जो एसआईआर के कारण मथुआ वोट काट गया है बहुत ज्यादा। ये एक चिंता का विषय है, देखना पड़ेगा कि ये मथुआ जितना बचे है इसका कोई इम्पैक्ट चुनाव में होता है कि जैसे आपने बताया पूरे शुरू में कि 70 सीट में प्रभाव रखते हैं। अगर मथुआ वोट ही ज्यादा काट गया मुस्लिम अल्पसंख्यक के अलावा, तो इसका तो चुनाव में असर पड़ सकता है। देखिए, चुनावी वादा लेकिन जो नुकसान होता है, किसको होगा अगर मतलब वोट काटा है? नुकसान किसको, आपको क्या लगता है किसको हो सकता है ज्यादा? इस जगह पे ज्यादातर पे हिंदू वोट काटा है। अगर मथुआ वोट काटा है तो मथुआ वोट बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को इसी भरोसा में बहुत सीट जीते हैं। तो मैं, लेकिन बाकी दूसरा इशू भी कामयाब हो रहा है, इसलिए बीजेपी बार बार जो इन्फिल्ट्रेशन का इशू ला रहा है, घुसपैठिया इशू, इसके लिए बाकी हिंदू को पोलराइज करने का कोशिश कर रहा है। ये पोलराइजेशन कामयाब कुछ जगह पे हुआ है, ये पोलराइजेशन कामयाब हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है जैसे बीजेपी ने 2019 में जो कामयाब हुआ था ध्रुवीकरण के कारण, जिसमें 18 सीट लोकसभा का सांसद मिले था, बीजेपी का अभी टारगेट है उसी जगह पे पहुंचना, वही 57-60% हिंदू को ध्रुवीकरण से मोबिलाइज करना। ये अगर कर पाएगा तभी बीजेपी निश्चित तौर पे इस चुनाव का जो चल रहा है लड़ाई, इसमें लड़ाई में रहेंगे। लेकिन ये अभी से फोरकास्ट करना डिफिकल्ट है, लेकिन चुनाव में इस परसेंटेज और भी बढ़ेगा मुझे लग रहा है अगला चुनाव में। यह है एसआईआर का डर के कारण, इसके कारण ही बढ़ा है। साथ साथ जो प्रवासी श्रमिक जो है 22 लाख के ऊपर जो वोट देने के लिए आए हैं, उसके ज्यादातर पे लोग वोट दिया है, और जिसका नाम है वोटर लिस्ट में, इसीलिए वो बढ़ रहा है संख्या। क्योंकि अगर जो कट गया 1000 में 200 काट गया, 800 में 700 लोग वोट दे देते हैं, तो 90% होगा ही। लेकिन फिर भी बंगाल में 90 से भी ऊपर हुआ, 26 लाख वोट एक्स्ट्रा हुआ 2021 के हिसाब से। निश्चित तौर पर निर्णायक भी हो सकता है। अभी इसमें कोई एसेफोलॉजिस्ट ही बोल पाएगा, क्योंकि हमें पॉलिटिकली जो देख रहा हूँ, पॉलिटिकली निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प मोड़ पे लड़ाई पहुंच रहा है। ठीक है, शांतनु आपसे यही सवाल है कि मथुआ वोट अगर कटा है तो नुकसान किसको होगा? पिछली बार आपकी यहां पर परफॉर्मेंस बड़ी शानदार थी, क्या इस बार रिपीट कर पाएंगे आप? बीजेपी तो अभी से कह रही कि 152 में से 110 तो हम जीत रहे हैं। देखिए, डे ड्रीम अगर आप बैठे बैठे डे ड्रीम करें तो कोई आपको रोक सकता है क्या? वो तो दूसरा बात है, छोड़ दीजिए। हमको तो लगता है कि एंग्जियोलाइटिक खा के आपको सो जाना चाहिए, मतलब आपको नहीं, जो लोग डे ड्रीम कर रहे हैं। अब आइए मथुआ का बातों में। मथुआ लोगों के लिए अगर कोई ने किसी ने डेवलपमेंट किया है शुरू से लेकर आज तक, उनका नाम है ममता बनर्जी, और उस दल का नाम है तृणमूल कांग्रेस। वीणा पानी देवी जो थी मथुआ संप्रदाय की चीफ, उनका जिंदगी का आखिरी सांस तक उनका पास अगर कोई रही तो उसका नाम है ममता बनर्जी। उनका संस्कार, मथुआ संप्रदाय का संस्कार से लेकर डेवलपमेंट से लेकर उनका नाम भी इंस्टीट्यूशन बनाना से लेकर सब कुछ किया तृणमूल कांग्रेस। और बीजेपी क्या किया? बीजेपी आके उनको डराया, बीजेपी आके उसका नाम काट दिया, बीजेपी आके उनको बोला कि तुम इंडियन सिटीजन नहीं हो, सीए एनआरसी का डर में उन लोग मर रहा है। उनको ये सबूत हो गया। इसलिए जो भी कुछ मथुआ लोग इसके पहले बीजेपी को वोट किया था और जिसका भी नाम अभी तक रह गया, वो 100% तृणमूल के लिए वोट करेगा। दिस इज फॉर श्योर। ठीक है रोहन, मतलब ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है और मथुआ समुदाय, शांतनु तो कह रहे हैं कि भाई आपने उनको डराया, वो बेचारे डर के साए में इस बार आए, वोट भी उनके जो है कई लोगों के कट गए हैं, तो मथुआ समुदाय तो आपके साथ आने वाला नहीं। तो ऐसे में टीएमसी के गढ़ को आप कैसे हिलाएंगे? देखिए, पहली बात तो टीएमसी का जो नैरेटिव है या विपक्ष का नैरेटिव आप देखिए, राजू भाई जब आक्षेप करते हैं चुनाव आयोग पे, पहले ये कहा जाता है देखिए 92% कट गए, उसमें जो है मुसलमानों के वोट ज्यादा, ये उनका पहले से नैरेटिव था एसआईआर के खिलाफ।
फिर जैसे जैसे आंकड़े सामने आए वापस उन्होंने नैरेटिव चेंज कर लिया। पहले तो आप ये बताइए, क्या आप मानते हैं कि एसआईआर सही हुआ गलत हुआ? आप हर बार नैरेटिव चेंज नहीं कर सकते। और वापस ये चुनाव आयोग का एक ही एक्सरसाइज थी, यहाँ पे कोई नफा नुकसान की ये नहीं होता। एक मुद्दा क्लियर था, सरकार का, चुनाव आयोग का एकमात्र था कि जो पश्चिम बंगाल का निवासी है उसी को वोटिंग का अधिकार दिया जाए, जो भी घुसपैठिए हैं। और यही टीएमसी सरकार की आप नियति देखिए कि जो सरकार अगर 585 किलोमीटर में फेंसिंग के लिए परमिशन नहीं दे सकती है, आज उससे आप अपेक्षा क्या रखा जाए? तो उद्देश्य साफ था, ये कोई नफा नुकसान की बात नहीं है। और यही समझना पड़ेगा बीजेपी और दूसरी पार्टी के नैरेटिव में कि जब देश की बात आती है, सबसे पहले देश, जो भी गलत है वो साफ जाना चाहिए, उसका नफा नुकसान हम नहीं देखते। और यही चीज टीएमसी और विपक्षियों को समझना पड़ेगा कि आप हर चीज को अपने चुनावी नफा नुकसान से जो देखते हैं, इसीलिए आप देश की जनता आपके नैरेटिव के साथ नहीं खड़ी है। अगर आपकी बात सही होती तो आप एसआईआर के खिलाफ खड़े नहीं होते। अगर आपकी बात में मुद्दे होते तो आप घुसपैठियों के साथ खड़े हुए नहीं पाते। आप ऑब्जेक्टिव ठीक है। विरोध करते। और वही एसआईआर चीज पर जनता चूंकि ने बहुत दिखाया बहुत बिहार लंबी में, बहस हो चुकी है, पूरी लेकिन तरीके से हराया। शांतनु, चूंकि घुसपैठ का बहुत बहुत ज्यादा जिक्र होता, अब तो हर स्टेट में ऐसा लगता है घुसपैठ का जिक्र होता ही है, लेकिन आपने फेंसिंग क्यों नहीं करने दी? अगर करने देते तो ये मुद्दा ही नहीं होता आज। ये होम मिनिस्ट्री का फेलियर रहा है, जितनी जगह में फेंसिंग नहीं किया। होम मिनिस्टर बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन बढ़ाने का टाइम में बंगाल का सरकार से बात नहीं करता है। अब आइए एसआईआर का बात में, ये एसआईआर देश में पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले 13 बार एसआईआर हो चुका है। लेकिन बंगाल, हमारा सरकार, हमारा पार्टी एसआईआर का खिलाफ नहीं है, लेकिन एसआईआर जिस तरीके से किया जा रहा है उसके खिलाफ है। इसके पहले बीजेपी का प्रवक्ता को पूछिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, ये टर्मिनोलॉजी इसके पहले एसआईआर में कभी भी कोई स्टेट में इस्तेमाल किया गया था क्या? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम से जो लोग 2000 में वोट दिया, 2002 में, जिनका पास वोटर कार्ड है, आई कार्ड है, जिसके पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, जिसका वोटों से प्रधानमंत्री चुने गए, उनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम पे बीच में लटका के बंगाल को दखल करने का जो कोशिश, इसके खिलाफ हमारा लड़ाई जारी है। आप बीजेपी का प्रवक्ता को पूछिए, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम से 27 लाख लोग को क्यों लटका के रखा है? ट्राइब्यूनल में सिर्फ 138 140 नाम को क्लियर किया है। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम से ये हिंदू मुस्लिम सबका खिलाफ काम किया है। बीजेपी का मैक्सिमम जो डिलीशन हुआ है वो हिंदू वोटों का हुआ है। इसके पहले असम में भी 19 लाख लोगों के अंदर 13 लाख हिंदू वोटर को इन लोगों ने डिटेंशन कैंप में भेज दिया था। इसका जवाब और जवाब मिलेगा, सिर्फ 4 तारीख तक इंतजार कीजिए। सुरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि मतलब ये घुसपैठ का मुद्दा काम भी कर रहा है, या सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टियां उठा ही रही हैं बस इसको? देखिए राजीव भाई, मैं आपको बिल्कुल आंकड़ों के साथ बताता हूं। जो घुसपैठ का मुद्दा है, घुसपैठ का मुद्दा, घुसपैठिए तो रिश्तेदार लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब झारखंड में चुनाव आया था तो झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा उठा था। उस दिन से लेकर के आज तक झारखंड में घुसपैठ के लिए एक कोई पॉइंट गृह मंत्री अमित शाह जी ने या पूरी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने किया हो तो कोई बता दे। जिस समय बिहार में चुनाव आया तो बिहार में घुसपैठ का मुद्दा उठा था। एक भी पॉइंट जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ के अगेंस्ट में किया हो तो बता दे। वही हाल इन्होंने असम में किया, वही हाल इन्होंने बंगाल में किया। तो आज की डेट में घुसपैठिए तो भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी ने कहा यहां लखनऊ में 2 लाख घुसपैठिए हैं, 2 लाख, और अब हम उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे, ये ड्राइव चलाएंगे, वो ड्राइव चलाएंगे। डिटेंशन सेंटर बन गए, योगी जी ने करा दिए डिटेंशन सेंटर। मालूम है आपको, करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके कहीं घुसपैठिए मिले? 25 करोड़ के उत्तर प्रदेश में एक नागरिक अवैध मिला, एक। आपको बताऊं, जो ममता सुषमा खरकवाल कह रही थी यहां 2 लाख घुसपैठिए हैं, ये आधिकारिक रूप से कह रहा हूं। सुषमा खरकवाल जो मेयर है भाजपा की लखनऊ की, उनसे कंफर्म किया जा सकता है, उनके बयानों में कंफर्म किया जा सकता है। तो ये मुद्दा तो इन लोगों का चुनावी मुद्दा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। घुसपैठ में हम लोगों ने 88,000 घुसपैठिए 2004 से 2014 में भेजे थे वापस बांग्लादेश, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 साल में 4800 घुसपैठिए भेजे हैं, केवल 4800। हमने 10 साल में 88,000 घुसपैठिए वापस भेजे थे और इन्होंने 4800। आपको समझ में आ जाएगा घुसपैठिए किसके रिश्तेदार है। भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार हैं घुसपैठिए। दिल्ली के चुनाव में भी इन लोगों ने यही मुद्दा उठाया था। हम तो आधिकारिक आंकड़ों की बात कर रहे हैं, एक बात। दूसरा आ जाइए ज्ञानेश कुमार जी पर। ज्ञानेश कुमार जी ने बड़ी बढ़िया, क्या नाम है अभी, रोहन जी वरिष्ठ प्रवक्ता है, कहने लगे साहब वो ज्ञानेश कुमार जी के बात ऊपर ये बात हो रही है। ज्ञानेश कुमार जी
क्या ज्ञानेश कुमार जी बीजेपी के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बचा रहे हैं उनको एसआईआर की बेईमानियां करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की डांट के लिए, और जिस तरीके से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में लोगों ने 19 लाख मतदाताओं को मतदान देने से वंचित किया है उसकी बेईमानी के लिए? और या फिर भारतीय जनता पार्टी क्या ज्ञानेश कुमार की वो हो गई है, वकील हो गई है? ये इनको बताना पड़ेगा। ये ज्ञानेश कुमार ये दो सवाल हैं आपके। रोहन, दोनों ही सवालों पर ज्ञानेश कुमार को आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मतलब एक चुनाव आयोग की भी जवाबदेही है, उनसे प्रश्न पूछ सकते हो ऑपोजिशन, आप उनको डिफेंड करने के लिए क्यों सामने आ रहे हैं? और जो दूसरा प्रश्न भी उनका घुसपैठ के मुद्दे पर था कि आपसे बातें करते हैं यूपीए और एनडीए में, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है घुसपैठियों को निकालने में। देखिए राजीव जी, इन्होंने जो सवाल पूछा, बिल्कुल हम कोई व्यक्ति का बात नहीं कर रहे। जब संवैधानिक संस्था की बात आती, इन्होंने एसआईआर के मुद्दे पे हर रोज सवाल उठाए। अभी टीएमसी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, एसआईआर के हर रोज दिन एक बुलेटिन आता था चुनाव आयोग का कि भाई आज जो प्रक्रिया हुई है उसके बाद में ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज होने के बाद में कौन सी पार्टी ने कितने ऑब्जेक्शन फाइल किए, इनके प्रवक्ता को पूछने में चैलेंज के साथ कहता हूं कि टीएमसी ने उसके बाद में कितने किए, आप बताइए। बाद में उसको चुनावी मुद्दा करने के लिए ममता बनर्जी ने जो ड्रामा किया पूरे देश के सामने है। आपको समझना पड़ेगा कि आप खाली ड्रामा करने से नहीं होगा। आज बिहार में आप क्यों आ रहे? आपने एसआईआर के सामने आक्षेप किए, जिसके नाम कट गए थे वो थे ही नहीं, उसलिए विरोध नहीं था, और जो सही वोटर थे उनके नाम आ गए। तो एसआईआर के मुद्दे पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले को कोई फायदा नहीं होने वाला है। बात रही चुनाव आयोग की डिफेंड की, बिल्कुल हम संवैधानिक संस्था की बात कर रहे हैं। आपने सवाल उठाए, जब पहली बार ऐसा हुआ है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ हो, जब पहली बार हुआ है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है 2 फेज में हुआ हो, जब पहली बार है कि जो रीपोलिंग की एक भी घटना नहीं हुई हो, जब पहली बार हुआ है कि प्री पोल वायलेंस में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, जब पहली बार हुआ है कि चुनाव वाले दिन किसी की हत्या नहीं हुई है, तब आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? मुझे बताइए, भूल जाइए, कोई व्यक्ति की हम नाम नहीं ले रहे। अगर चुनाव आयोग, देश का चुनाव आयोग इतनी मुस्तैदी से किसी राज्य में काम करता है तो आपकी बात जनता तभी मानेगी ना। शांतनु जी, जो आप चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं, ये भी तो रियलिटी के 2 फेज में इस बार जो है सिर्फ चुनाव हो रहे हैं, और पहले फेज में मतलब कुछ एक आध जगहों को छोड़ दिया जाए तो चीजें स्मूथली चली हैं, और पहले कितने फेज 6-6, 7-7 फेज में चुनाव होते थे। मेरा तीन जवाब है, मेहरबानी करके बोलने दीजिएगा। नंबर 1, ये लोग मान रहे हैं कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहा है, इसके बाद चौथा में भी तो मानना पड़ेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन में भी हम लोगों का डिफीट हुआ। नंबर 2, बिहार का इशू में अभी आप बिहार में झक के देखिए, जबरदस्ती इलीगली जिन वोटरों को नाम चुनाव का पहले काट दिया था, उसका मेजोरिटी वोटर का नाम अभी इंक्लूड कर दिया जा रहा है, बीच में उनका वोटाधिकार को स्नैच कर लिया। नंबर 3, गणेश कुमार। भाई बीजेपी गणेश कुमार को डिफेंड नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये गणेश कुमार कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंडर अमित शाह। 2023 में चुनाव आयोग बनाने का जो बिल चेंज कर लिया पार्लियामेंट में। आपको याद होगा पहले चुनाव आयोग को कौन चुनता था? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 2030 में जबरदस्ती बिल चेंज करके बोल दिया कि चीफ जस्टिस को हटाओ, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, और एक मिनिस्टर रहेगा जिसको प्राइम मिनिस्टर चुनेगा, और वो चुन के लाए अमित शाह जी को। जो चुनाव आयोग को कौन बनाया? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और अमित शाह का कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन था? गणेश कुमार। तो बीजेपी गणेश कुमार का लॉयर नहीं बनेगा, तो बीजेपी गणेश कुमार का मेंटर नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? ठीक, मैं रोहन आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले गौतम जी के पास जाते हैं, क्योंकि एसआईआर की बड़ी बात हो रही है, चुनाव आयोग की बड़ी बात हो रही है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आम लोग एक्चुअल में इस मुद्दे की बात भी करें? क्या आम लोगों को लग रहा है कि वाकई घुसपैठियां हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और इनको निकाला जाना चाहिए? क्या घुसपैठ वहां आम लोगों का मुद्दा है या सिर्फ राजनीतिक दलों का मुद्दा है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि बंगाल में एक सहमति जरूर है। अगर कोई घुसपैठिया को चिन्हित करते हैं चुनाव आयोग बोध है कि ये घुसपैठिया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको अपोज करेंगे। लेकिन घुसपैठिया इशू लाके इसको ध्रुवीकरण के यूज करना, उसके लिए आपत्ति हो रहा है। ये ममता बनर्जी के खिलाफ जितना एंटी है, जो मुद्दा था बेरोजगारी का मुद्दा है, बाकी भ्रष्टाचार का मुद्दा है, नौकरी का बात है, लोगों का पलायन का बात है, वो इशू दब गया है। वो इशू की जगह एसआईआर एक महत्व इशू हो गया। 65% हिंदू वोट काटा है, 65%। जो हमारा संविधान को जिन्होंने सबसे पहले चित्र ड्रॉ किया था, नंदलाल बोसु, उसका पोता पोती का नाम भी काट दिया था। आप सोचिए
ये टेक्निकल फॉल्ट इस कारण से वो जिस तरीके से कर रहे थे ना, आपने लाइन का फोटो दिखा, क्यों बताइए? वोटर परिचय देने के लिए लाइन में धूप में 40 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा होना पड़ेगा, तो खड़ा होना पड़ेगा तो इशू होगा। वो इशू ममता बनर्जी क्लेवरली उसको क्लेवरली कन्वर्ट कर दिया एसआईएल मुद्दा को, ताकि जो है एंटी इनकम्बेंसी वो पीछे जा रहा है। ठीक लेकिन है। लोग इंटरनेट खेल रहे हैं, चुनाव के दौरान रहेगा कुछ नहीं। टेक्निकल दिक्कत भी है ना, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है। लेकिन रोहन, सवाल आप ही से है कि मतलब एसआईआर करवाया चुनाव आयोग ने है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर ये परसेप्शन क्रिएट हो गया, जो परसेप्शन जो है ऑपोजिशन जो सवाल उठा रहा है, और एक्चुअल में आम जनता को लगने लगा कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं, ये संदेह क्या बीजेपी को नुकसान नहीं देगा? देखिए राजीव जी, यही प्रक्रिया जो बिहार में ट्रेलर हमने देखा, इसी प्रकार से वोट चोरी का मुद्दा बना के आरजेडी की लुटिया भी कांग्रेस ने डुबो दी। देखिए, दो चीज समझिए, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो भी वैध वोटर थे उनके नाम आ गए, ये उनके लिए मुद्दा नहीं है, और जिनके नाम नहीं आए थे वो तो थे ही नहीं, तो मुद्दा किसके लिए? इन्होंने बात की। राजीव जी, एक छोटी चीज समझिए, इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई वैलिड वोटर का नाम कटता तो हमारे देश में क्या आंदोलन नहीं हो सकता था? आज तो सोशल मीडिया का समय है, हर आदमी सोशल मीडिया पे, इनके नेता तो झूठ परोसते हैं। इतने बड़े लोगों का नाम कटता तो आपको लगता है कि ये चुनाव इस तरीके से हो सकता था? बिल्कुल नहीं। यही तो उनका फॉल्स नैरेटिव है। और राजीव जी, और एक चीज है, आपने प्रक्रिया की, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद एवरीडे चुनाव आयोग ने बुलेटिन पब्लिश किया है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी ने कितनी आपत्तियां दर्ज की। तब टीएमसी ने क्यों कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं किया? आप बोल रहे कि 92 लाख आप लेके आते हैं उन लोगों को, वोटर को सामने, जनता के सामने लाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई, फाइनल लिस्ट डिक्लेयर हो गया, फिर लगा कि अब उनको राजनीति करनी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का नाटक किया। राजीव जी, हकीकत कोई छिपा नहीं सकता है। बात ना हिंदू की है ना मुसलमान लेकिन की है। रोहन वो पश्चिम बंगाल आपके की कॉन्फिडेंस पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप यानी जनता- बीजेपी की कॉन्फिडेंस पे सवाल उठा रहे हैं कि आप भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते हो कि 192 से हम 110 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, कमाल कर दिया है पश्चिम बंगाल की जनता ने, और कमाल आप ही के पक्ष में हुआ है। आपको कैसे मालूम इस कमाल का आधार क्या है? मैं बता रहा हूं, बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मैं 2 महीने से यहाँ पे वॉर रूम में हूँ। कमाल का आधार ये है कि जो हमने राजीव जी आकलन किया कि जो वोटिंग लास्ट चुनाव में हुआ था 5 साल पहले, जिस बूथों में जहां पे बीजेपी स्ट्रांग थी, जहां पे बीजेपी की जिस सीट्स में बीजेपी की बढ़त थी, या जो हम लोग थोड़े से मार्जिन से हार गए थे, और वहां पे जो टीएमसी की सीट का हमने बूथ वाइज कंपेरिजन किया, बीजेपी की सीट में ऑन एन एवरेज, जहां पे जो बूथ में बीजेपी के एक कैटेगरी बूथ से बीजेपी ऑन एन एवरेज 10% से हमारा वोट बढ़ा है, और सामने आप देखेंगे टीएमसी का जो भी है वो स्टेगनेंट है। तो एवरेज वोटिंग जो है, देखिए 2 कारण है, एसआईआर के कारण भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, प्लस बीजेपी का जो कोर वोटर है, जहां जहां पे भी बीजेपी के है, वहां पे कम से कम 8 से 10% का वोटिंग बढ़ा है। और यही आधार था अमित शाह जी के स्टेटमेंट में। यहाँ पे हवा हवाई बात नहीं चलती। आप सवाल उनको पूछिए कि आप लोग जब एसआईआर के खिलाफ डर फैलाते हैं, आप तुष्टीकरण की बात आपके ही नेता, इंडी गठबंधन के नेता करते हैं, विचारधारा के नाम पे आप जनता को बेवकूफ बनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, और जब राज्य के चुनाव आते हैं तब एक दूसरे की पोल खोलते हैं। आप पे जनता भरोसा कैसे करे? ठीक है। आपकी एक भी बात में आपकी कंसिस्टेंसी है नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी, एक तरफ बीजेपी, अभी रोहन जो है एक डेटा भी रख रहे हैं कि भाई ये वोटिंग परसेंटेज जो 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 उनके फेवर में आता है वो लगातार बढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी मेहनत करे। क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आराम पसंद है, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और जो परसेंटेज होना चाहिए था जो आपके फेवर में वो कहीं बढ़ता हुआ नहीं दिखता है, ऐसा क्यों है? देखिए, इस समय जो रोहन जी बात कह रहे हैं ना, फिर वही इनकी आदत है पुरानी। एक निदा फाजली ने एक शेर लिखा था कि ईशा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, ईशा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, जाने किसके नाम से मिले ज्यादा भीख। पिछली बार इन लोगों ने राजवंशियों को, मतवा लोगों को धोखा दिया था, वो लोग कमर कस के तैयार बैठे हुए हैं इनका विरोध करने के लिए। अब ये अपने आंकड़ों में, डेटाज में जितना भी अपना ऊपर कर ले, 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। रही बात हमारी, नहीं, 4 तारीख को कौन आएगा? टीएमसी आएगी या कांग्रेस आएगी? उनका डेटा पूछ लीजिए। मैं 2 चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। पहली बात मैं कहता हूं कि स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए, और जो लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजते हैं, मजारों पर झंडा लगाते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान कराते हैं, जो लोग चंदे का धंधा करते हैं, चंदे की चोरी करते हैं, उनको हम सरकार में कतई नहीं आने देंगे। कांग्रेस पार्टी 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कुछ सीटों पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, कुछ सीटों पर नहीं भी लड़ पा रही। ये हम मतलब इस चीज को स्वीकार करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन सुरेंद्र जी, क्या इस लड़ाई में फिर आप बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि टीएमसी
किस टीएमसी भी तो सामने है, तो मतलब आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आज की डेट में जो सांप्रदायिक ताकतों के साथ लड़ने वाले लोग हैं वो स्पष्ट जानते हैं कि कौन भारतीय जनता पार्टी को वहां पर टक्कर दे सकता है। जिस जिस जगह पर कांग्रेस पार्टी टक्कर दे रही है उस जगह पर हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार हम नारा भी बदलेंगे, नैरेटिव भी बदलेंगे और बंगाल को भी बदलेंगे। लेकिन हमारी किसी भी कोशिश से भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं हो सकता, यह बिल्कुल तय है। ठीक है, शांतनु आप बताएं कि कांग्रेस के लड़ने से क्या बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? नहीं, मेरा दो जवाब है। पहला वाला मेरा मिस्टर गुप्ता जी के लिए, एक तो है एसआईआर का डर से आदमी ज्यादा वोट दे रहा है, क्योंकि ये लग रहा है कि बीजेपी ऐसा पार्टी है कभी भी बोल सकता है कि 2026 में तुमने वोट नहीं किया, जाओ तुम देश से, तुमको निकाल लेंगे, इस डर से। नंबर 2, ममता बनर्जी का डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए अब ज्यादा वोट दे रहा है। नंबर 3, इसको पता है कि देश से अगर ये बेविचारी भारतीय जनता पार्टी को कोई उखाड़ कर फेंक सकता है तो वो है तृणमूल कांग्रेस। और तृणमूल कांग्रेस को और भी मजबूत बनाना है, इसलिए तृणमूल को भारी मुद्दे से जिताना पड़ेगा। शांतनु जी, अभी कांग्रेस के लिए पर कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी, मतलब कांग्रेस भी आप पर नहीं बोल रही, आप भी कांग्रेस पर कुछ खास नहीं बोल रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के खिलाफ जो मेरा जवाब है, ये आंकड़ा कहता है, रिकॉर्ड कहता है, पूरा देश में जहां पर भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का वोट हुआ कांग्रेस हार गया, और जहां पर तृणमूल वर्सेस बीजेपी का वोट हुआ तृणमूल जीत गया। अगर कांग्रेस में अपना संगठन मजबूत करके रखे होते, कांग्रेस में अगर मध्य प्रदेश जैसा स्टेट को और गोवा जैसा स्टेट को पकड़ के रखे होते, तो आज 2014 से लेकर 2026 तक बीजेपी द्वारा देश को जो भुगतना पड़ रहा है उसको शायद भुगतना नहीं पड़ना हो। रोहन जवाब में। देखिए, अभी तो ये बिछड़े हुए भाई पुराने इंडी गठबंधन के झगड़ रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। सुरेंद्र भाई को पूरे चुनाव 2 महीने तक ये कहा गया कि आपको टीएमसी के साथ खड़ा रहना है, और चुनाव वाले दिन राहुल गांधी जी ने सिलेबस बदल दिया तो बेचारे बोल नहीं पाएंगे। हकीकत ये है राजीव जी, जब आप इंडी गठबंधन के नाम पे, विचारधारा के नाम पे एक संगठन बनाते हैं, और जैसे ही राज्यों के चुनाव आते हैं, वो दिल्ली का चुनाव हो, वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, वो बिहार का चुनाव हो, जिन पार्टी के साथ आप अलायंस करते हैं उन्हीं के खिलाफ बोलेंगे, जनता कैसे आपके भरोसा करेगी? बताइए। लेफ्ट पार्टी के साथ में केरल में उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, और यहाँ पे जो कहीं ना कहीं साथ पाए जा रहे हैं, तो जो कंसिस्टेंसी नहीं है राजीव जी, मुद्दों में जनता को नैरेटिव में कंसिस्टेंसी चाहिए, ये सबसे बड़ा फर्क है। कंसिस्टेंसी की कमी है। सुरेंद्र जी कुछ दिखा रहे हैं फोन में। चुनावी मुद्दा नहीं है, राष्ट्र का मुद्दा। सुरेंद्र जी, लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड, ठीक है। ये मैं जो दिखा रहा हूं सर आपको, इस साल रेलवे 5 लाख पद के बाद अब 30,000 पद और कट कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, ये भारतीय जनता नया भारत है, जहां पर लोगों को नौकरियां नहीं मिलनी है। इनकी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की तरीके से खा रही है। मुझे समय इतनी ही इजाजत दे रहा है, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, और आप देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।